जय हिंद स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग पहला चैप्टर धातु का निष्कर्षण शुरू किए थे और उसमें धातु कर्म पढ़ना प्रारंभ किए थे। धातु कर्म में आपको बतलाए थे कि धातु कर्म क्या है। सबसे पहले धातु कर्म का परिभाषा समझे थे कि किसी भी धातु के अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया जो सिद्धांत है, विधि है, उसको हम लोग धातु कर्म कहते हैं। और धातु कर्म 4 चरण में पूरा होता है। किसी भी धातु को धातु के अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना होगा तो हम लोग को 4 चरण इसके लिए प्रयुक्त होता है, अपनाना होता है। पहला चरण था अयस्क का सांद्रण, दूसरा सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन, तीसरा था धातु के ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन जिसको अवकरण कहते थे, और चौथा था प्राप्त धातु का शुद्धिकरण या शोधन। आपको सबसे पहले आज यहां शुरू करना है कॉपी में कि अच्छे तरीके से आपको धातु कर्म से लिख करके और 4 चरण कैसे लिखेंगे। कॉपी जो है ना, कॉपी जैसे सीधा आपको नहीं रखना है, ऐसे टेढ़ा कर देना है ताकि ये वाला पोर्शन से लंबा जाए। चरण 1 है अयस्क का सांद्रण। चरण 1 क्या है? अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क का सांद्रण के लिए ये 5 विधि प्रयुक्त होता है। हम लोग ये सीखेंगे कि किस अयस्क को सांद्रित करने के लिए इन 5 विधि में से कौन विधि लगेगा। समझ रहे हैं बात? सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन, तो फिर ये सीखेंगे कि कौन से अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए निस्तापन लगाएंगे, किसके लिए जारन या भर्जन लगाएंगे। तो आपको अच्छे तरीके से अगर हम बोल देते हैं, पहला है चरण 1 अयस्क का सांद्रण हाथ से चुनकर गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन उत्प्लवन विधि, निछालन। चरण 2 में है सांद्रित अयस्क का धातु को ऑक्साइड में परिवर्तन। इसके लिए 2 विधि प्रयुक्त होता है, मैंने ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए 2 विधि है। हम बार बार बोल रहे हैं कि प्रत्येक में ये हम लोग को समझना है कि जैसे इसमें 5 विधि है तो किस अयस्क को सांद्रित करने के लिए कौन विधि लगाएंगे, इसमें से किस प्रकार के अयस्क को हम लोग ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए निस्तापन लगाएंगे, किसके लिए भर्जन लगाएंगे। फिर उसी तरह से धातु को ऑक्साइड से धातु में परिवर्तन करना होगा तो किसके लिए प्रगलन लगाएंगे, किसके लिए एल्युमिनियम द्वारा अवकरण, किसके लिए वैद्युत अवकरण। बात समझ में आ रहा है? आप बगल में कॉपी पर चरण 3 है ना, तो आगे चरण 4 करके लिखिएगा। इसके आगे चरण 4 जो जगह नहीं होने के कारण हम इसको नीचे यहां लिखाए हैं। चरण 4 प्राप्त धातु का शुद्धिकरण। पहला है आसवन द्वारा, तो किस धातु का किस विधि द्वारा शुद्धिकरण होगा ये हम लोग सीखेंगे। बात समझ में आ रहा है? आसवन है, दूसरा है मंडल परिष्करण, तीसरा है वैद्युत अपघटन, चौथा है द्रवण विधि और 5वां है वर्ण लेखकी विधि। चलिए आपको इतना पहले कॉपी पर अच्छे तरीके से बना लेना है। इससे क्या होगा, इससे ये सुविधा होगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, कौन सा, वो थोड़ा क्लियर रहेगा, इसीलिए पहले ही बना दी है। इतना आपको लिखने के बाद चरण 1 अयस्क का सांद्रण लिख करके डैश देना है। चरण 1 अयस्क का सांद्रण। चलिए बोले अयस्क का सांद्रण। चरण 1 हेडिंग देना है अयस्क का सांद्रण, डैश देकर उसमें लिखना है किसी भी धातु के अयस्क को धरातल से प्राप्त किया जाता है तो उसमें उस धातु के यौगिक के अलावे बहुत सारे अशुद्धि कौमा जिसे गैंग कहते हैं, बहुत सारे अशुद्धि जिसे गैंग कहते हैं, फिर कौमा उपस्थित रहते हैं जिन्हें दूर करना आवश्यक होता है। इन्हीं अशुद्धियों या गैंग को दूर करने की विधि को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती हैं।
इसके लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती हैं जो अयस्क तथा अशुद्धि के प्रकृति पर निर्भर करती हैं। अयस्क तथा अशुद्धि के प्रकृति पर निर्भर करती है के बाद डैश देख के लिखेंगे। पहला विधि हाथ से चुनकर, है के बाद ऐसे डैश दे देंगे, नीचे लिखेंगे पहला हाथ से चुनकर। समझिएगा, फिर से बोल रहे हैं, प्रत्येक विधि में आपको दो चीज सीखना है। यदि वीडियो में समझ में नहीं आएगा कमेंट में लिखेंगे क्या क्या। पहला कि ये विधि किसके लिए लगाएंगे, किसके लिए लगाएंगे हाथ से चुनकर, ये या कोई भी विधि किसके लिए लगाएंगे, और दूसरा कैसे लगाएंगे, किसके लिए और कैसे। ये दो प्रश्न आपको सीखना है प्रत्येक में। चलिए, पहला हाथ से चुनकर समझिएगा। हाथ से चुनकर बहुत छोटे स्तर का ये प्रक्रिया होता है। बहुत छोटे स्तर का मतलब ये कि यदि अयस्क की मात्रा बहुत कम है तो हाथ से चुनकर अपनाते हैं। और कब, और उसमें कंडीशन क्या है, तो जो अयस्क या अशुद्धि है उसमें से दोनों का आकार भिन्न भिन्न होना चाहिए, जिसमें एक का आकार अपेक्षाकृत अधिक होना चाहिए। मतलब अयस्क जो है वो अधिक मात्रा में, अशुद्धि बहुत कम है और आकार थोड़ा बड़ा है, तो उसको हाथ से आसानी से चुन करके बाहर निकालेंगे। जैसे इसका सिंपल बात है कि घर में आप देखते होंगे माँ दादी जब चावल बनाती हैं तो चावल में कई छोटे छोटे कंकड़ रहते हैं, तो उसको पहले हाथ से चुन करके अलग कर लिया जाता है। तो आप समझिए कोई एक तरह का अयस्क है और उसमें अशुद्धि के रूप में कंकड़ है, तो हाथ से चुन करके अलग कर लिया जाता है। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा 2-4 हजार टन यदि चावल रहे तो ऐसे हाथ से चुन चुन करके प्रोसेस करते रहेंगे? नहीं, उसके लिए उपयुक्त कोई चालन विधि का उपयोग करेंगे, चलनी का प्रयुक्त होता है उसमें। समझ गए? तो हाथ से चुन करके क्या कंडीशन हुआ कि अशुद्धि की मात्रा कम, पूरे अयस्क का मात्रा कम रहेगा, बहुत ज्यादा अयस्क रहेगा तो हाथ से कितना चुनते रहेंगे। तो पहला इसका कंडीशन ये है कि अयस्क की मात्रा कम हो तथा अशुद्धि का आकार थोड़ा बड़ा हो, इतना बड़ा कि हाथ से चुन करके उसको निकाल सके। पहला बोले क्या हम कि किसके लिए लगाएंगे, समझ में आया? किसके लिए? वैसे अयस्क के लिए जिसकी मात्रा कम हो और उसमें उपस्थित अशुद्धि का आकार थोड़ा बड़ा हो, ये कहा गया। शर्त कैसे लगाएंगे, तो हाथ से चुनकर बहुत सिंपल विधि, आप कई बार देखे भी हैं, आसपास घर में भी एग्जांपल हम दिए तो देखें, उसमें के लिए कोई प्रोसेस नहीं है बहुत बड़ा। बस यही है कि अयस्क को, अशुद्धि सहित जो अयस्क है उसको एक बर्तन में ले ले और बारी बारी से ऐसे देख देख करके और उसको बाहर निकाल के बिकते रहे। चलिए, हाथ से चुनकर क्लियर हो गया, लिखिए जल्दी से। हाथ से चुनकर, यह विधि वैसे अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होती है। यह विधि वैसे अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होती है जिनमें अयस्क की मात्रा कम हो तथा अशुद्धि का आकार अयस्क से थोड़ा बड़ा हो। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, नहीं पैराग्राफ चेंज करके इसमें नहीं लिखना है। पैराग्राफ चेंज करके हम क्या लिखवाने वाले थे, ये लिखवाने वाले थे कि कैसे लगाएंगे। तो हाथ से चुन करके कैसे लगाएंगे आप भी देखे हुए हैं, इसीलिए इसमें नहीं लिखवा रहे हैं। चलिए, पहला विधि हम लोग पढ़ लिए, किसके लिए लगाएंगे, क्लियर हो गया। दूसरा हेडिंग देना है गुरुत्व पृथक्करण विधि। क्या लगाएंगे, गुरुत्व पृथक्करण विधि लिखना है, हेडिंग देना है गुरुत्व पृथक्करण विधि। बोले, चलिए लिखिए। चलिए लिखिए डैश दे करके, गुरुत्व पृथक्करण विधि ना। यह विधि वैसे अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होती है। यह विधि वैसे अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होती है जिनमें अयस्क के कण अशुद्धियों के कण से भारी हों, अर्थात अयस्क का घनत्व अशुद्धि के घनत्व से अधिक हो।
एग्जाम्पल लिखना चाहें कौन कौन अयस्क है तो लिख सकते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, टिन स्टोन, ये सब भारी जो है होता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट भारी अयस्क है, इसका घनत्व तो बहुत अधिक होता है। चलिए लिख लिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। इस विधि में अयस्क को पानी के साथ घोलकर कुछ समय तक छोड़ देते हैं। इसके बाद उसे अच्छे तरीके से मिलाकर ऊपर के जल को गिरा देते हैं। यह प्रक्रिया 2-3 बार करते करते संपूर्ण अशुद्धियां जल के साथ बाहर आ जाती हैं तथा अयस्क के कण भारी होने के कारण नीचे बैठा रहता है। चलिए हो गया। ये कैसा विधि है? घर में गेहूं धोया जाता है ना, गेहूं आटा बनाने के लिए। तो गेहूं मान लीजिए अयस्क जैसा है और उसमें छोटा मिट्टी का कण रहता है, तो मिट्टी कण रहने के कारण उसको धोया जाता है। गेहूं को क्या होता है, तो मिट्टी कण हल्का है, मैंने टूटेगा तो छोटा कण में, गेहूं तो उतना ही रहेगा, पानी में डालने से टूटेगा नहीं। तो गेहूं के कण जो है वो भारी पड़ जाते हैं, किससे? मिट्टी के कण से। अब मिट्टी कण हल्की होने के कारण जल के साथ ऊपर आ जाता है। तो 2-3 बार ऐसे अच्छे से मिला के बार बार गिराने से टोटल मिट्टी का कण बाहर चला जाता है और जो गेहूं है शुद्ध वो नीचे बच जाता है। उसी तरह का प्रोसेस है गुरुत्व पृथक्करण विधि। मतलब एक गेहूं के सफाई में हम लोग गुरुत्व पृथक्करण विधि का ही उपयोग करते हैं। चलिए अगला हेडिंग देना है चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्या हेडिंग देना है? चुंबकीय पृथक्करण विधि। चलिए लिखिए, यह विधि वैसे अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होती है जिनमें अशुद्धि या अयस्क में से कोई एक चुंबकीय पदार्थ हो। फुल स्टॉप में खड़ा पाई दे देंगे, रुकिएगा। क्या समझे? कब प्रयुक्त करेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि? जब अशुद्धि या अयस्क में से कोई एक चुंबकीय पदार्थ हो। चुंबकीय पदार्थ का मतलब क्या है? ऐसा पदार्थ हो जो चुंबक से प्रतिकर्षित या आकर्षित होता है, चुंबक का जिस पर प्रभाव पड़ता है। जिस पदार्थ पर चुंबक का प्रभाव पड़े उसको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग पर चुंबक का प्रभाव पड़ता है, हम लोग का बॉडी जो है वो चुंबक से निष्क्रिय है, चुंबक का कोई प्रभाव हम लोग के शरीर पर नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग अचुंबकीय पदार्थ हैं। चुंबकीय लोहा होता है, क्यों? क्योंकि चुंबक का उस पर प्रभाव पड़ता है। तो जो चुंबक जिस पदार्थ को प्रभावित कर सकता है उसको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो कहा गया कि अयस्क या अशुद्धि में से कोई एक चुंबकीय पदार्थ है, तब हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि अपनाते हैं। कैसे अपनाते हैं? पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अयस्क को महीन चूर्ण बनाकर उसे एक घूर्णित मतलब घूरने वाला एक घूर्णित पट्टे पर गिराते हैं। जो पट्टा है के बाद कॉमा, जो पट्टा दो ध्रुव पुली जिसको बोलते हैं, दो ध्रुव पुली की सहायता से घूमते रहता है।
इसमें से एक पुली या ध्रुव, इसमें से एक पुली या ध्रुव चुंबकीय होता है। पट्टे पर गिरा चूर्णित अयस्क घूमते हुए जैसे ही चुंबकीय पुली के पास आता है, चुंबकीय पुली के पास आता है तो चुंबकीय पदार्थ कॉमा चुंबकीय पुली के नजदीक गिरते हैं, जबकि अचुंबकीय पदार्थ पुली से काफी दूरी पर गिरते हैं। काफी दूरी पर गिरते हैं। चलिए फिगर भी आपको बनाना पड़ेगा, जल्दी से बना देते हैं हम रफली। रफली कहिए या फेयरली कहिए, मेरा तो सब सेम ही है। आप लोग को समझना है कि कौन रफ है कौन फेयर है, आपको बनाना होगा। मेरा तो रफ फेयर सब सेम रहता है, आपको तो पता ही है। इसी पुली के बारे में बात हो रहा था। कहा गया कि इसमें से जो एक पुली है वो क्या है, ये कैसा सिस्टम है, आपको समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है। आपको समझना ऐसे है कि जो आटा चक्की मिल होता है ना, गेहूं का पिसाई, उसी तरह का सिस्टम है। ये पट्टा हो गया, इसी पट्टा के बारे में कहा जा रहा था। ये पट्टा है जो दो पुली के सहायता से, ध्रुव की सहायता से ऐसे ऐसे घूम रहा है। इधर से ऐसे जा रहा है, इधर से घूम रहा है। और इसमें से ये जो है, ये दोनों पुली है। एक पुली कहा गया कि चुंबकीय है, चुंबक का बना हुआ है। जो ये है, ऊपर ही दिखा देते हैं, ये जो है ये चुंबकीय पुली है, या ध्रुव बोले, पुली या ध्रुव। यहां से क्या करते हैं, जो चूर्णित अयस्क है, चूर्ण बनाया हुआ, चूर्णित अयस्क, चूर्ण बनाया हुआ, ये यहां से गिराते हैं। कहा गया कि ऐसे ऐसे घूम रहा था पट्टा, इसी पट्टा पर गिराते हैं। क्योंकि ये दोनों ध्रुव जो है ये मूव कर रहा है, तो उसके सहायता से पट्टा भी मूव करेगा। और मूव करते करते क्या होगा कि ये मूव करने के कारण अयस्क भी धीरे 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 से घूमते घूमते, धीरे धीरे नहीं, काफी तेजी से घूमेगा। जब काफी तेजी से घूमेगा, यहाँ टर्न करना है, इसमें पदार्थ है, तो पदार्थ क्या ऐसे ही रहेगा। जड़त्व के नियम के अनुसार क्या होगा, पदार्थ गिरेगा ना, यहाँ को ऐसे आएगा तो गिरेगा। तो चूंकि ये जो ध्रुव है, पुली है, ये चुंबकीय है, इसलिए यहां से सभी पदार्थ गिरेंगे। लेकिन जो चुंबकीय पदार्थ होगा इसमें, उसको ये चुंबक का बना ध्रुव अपनी ओर खींचेगा, जिस कारण ये नीचे आके नजदीक होके गिरेगा। ऐसे ये नजदीक होके गिरेगा, यहां गिरेगा। कौन, जो चुंबकीय पदार्थ होगा, ठीक है, जो चुंबकीय पदार्थ होगा वो नजदीक गिरेगा। क्यों गिरेगा, समझ में आ रहा है सबको? वो इसलिए कि इसको चुंबकीय पदार्थ को, ये जो चुंबक का बना हुआ पुली है, ये आकर्षित करेगा। और जो अचुंबकीय पदार्थ होगा वो सीधे आकर कैसे इधर दूर गिर जाएगा। ये लिख देना है, इसमें जो आएगा दूर जो है अचुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ, और इसमें क्या आएगा, चुंबकीय पदार्थ। ये चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पृथक्करण विधि क्लियर हुआ। ऐसे ये पट्टा है, दो पुली की सहायता से घूमने वाला पट्टा, जिसमें से एक पुली चुंबकीय है। जब चूर्णित अयस्क पीस करके महीन, जिसमें से एक कण क्या है,
चुंबकीय पदार्थ है, मिला करके इसे गिराते हैं इस पे तो पट्टा से घूमते हुए ये अयस्क यहाँ तक आता है। यहाँ के आने बाद जैसे जैसे ही गिरेगा तो जो चुंबकीय पदार्थ होगा वो इससे थोड़ा आकर्षित होकर के नजदीक ही गिर जाएगा, और जो अचुंबकीय होगा दूरी पर जाके इसे फेंका जाएगा, दूर गिरेगा अचुंबकीय पदार्थ। इस तरह से सांद्रित हो गया, जो अशुद्ध होगा उसको हटा लेंगे। जनरली अयस्क ही चुंबकीय होता है। चलिए, ये चुंबकीय पृथक्करण विधि हुआ, आपको फिगर बना लेना है। कितना विधि पढ़े हम लोग? हाथ से चुनकर, इसके बाद गुरुत्व पृथक्करण विधि, और इसके बाद ये पढ़े ना। आगे हेडिंग दीजिए। चलिए, अगला हेडिंग देना है आपको फेन उत्प्लवन विधि। लिखिएगा डैश दे करके। सब विधि में हम बताते जा रहे हैं कौन किसके लिए प्रयुक्त करते हैं। फेन उत्प्लवन विधि में समझिएगा, फेन उत्प्लवन विधि उस अयस्क के सांद्रण में प्रयुक्त होता है जिसमें अयस्क के कण और अशुद्धि के कण अलग अलग विलायक में घुलते हों, भींगते हों। मतलब ये कि जिस विलायक में, जिस द्रव में अयस्क के कण घुलता हो उसमें अशुद्धि नहीं घुलता हो, और जिसमें अशुद्धि का कण घुलता हो उस विलायक में अयस्क के कण नहीं घुलता हो। माने दोनों अलग अलग विलायक में घुलते हों, अशुद्धि और अयस्क भींगते हों अलग अलग विलायक के साथ, वैसे अयस्कों के सांद्रण के लिए फेन उत्प्लवन विधि प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए? क्लियर हो गया? डैश देके लिखिए। यह विधि वैसे अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होती है जिनमें अयस्क तथा अशुद्धि के कण भिन्न भिन्न विलायकों में घुलते या भींगते हों, भिन्न विलायकों में घुलते या भींगते हों। अर्थात जिस विलायक में अयस्क घुलता हो उसमें अशुद्धि नहीं, तथा जिस विलायक में अशुद्धि घुलता हो उसमें अयस्क नहीं। फुल स्टॉप, मैंने खड़ा पैदे देंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। किसके लिए प्रयुक्त होता है? क्लियर हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कैसे विधि लगाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस विधि में सबसे पहले चूर्णित अयस्क को एक पात्र में लेकर उसमें पानी डालते हैं। इसके बाद उस पात्र में चीड़ नामक एक पौधे का तेल मिलाते हैं। अब उस पात्र में एक विशेष पाइप की सहायता से तेज हवा की झोंका देते हैं। फलस्वरूप चीड़ के तेल का झाग उत्पन्न होता है। चीड़ के तेल में केवल अयस्क ही घुलता है, इसलिए झाग या फेन के साथ अयस्क के कण ऊपर आ जाते हैं, जबकि अशुद्धियां जल में घुलने के कारण बर्तन के पेंदी में नीचे बैठ जाती हैं।
झाग या फेन को हटाकर सुखा लेते हैं, जिससे शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाता है। जिससे शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाता है। तेज हवा की झोंका इस पाइप की सहायता से आता है। इसमें क्या क्या है? ये झाग बन गया। इसमें पहले क्या क्या डाले थे? इसको अच्छा से आपको बना लेना है। आप तो समझ ही रहे हैं, डॉट 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 डालना है। नीचे केवल बड़ा बड़ा कण ऐसे दिखा देंगे। नीचे बड़ा बड़ा कण क्या है? अभी बोले ना कि अशुद्धि जल में घुलने के कारण नीचे पेंदी में बैठ जाता है। ये बैठा हुआ अशुद्धि है। अशुद्धियां यहाँ क्या है? अशुद्धियां हैं नहीं। और इसमें जो है, इसमें क्या क्या डाला हुआ है? इसमें आपका डाला हुआ है चूर्णित अयस्क है। चूर्णित अयस्क है इसमें, प्लस जल और प्लस चीड़ का तेल। चीड़ का तेल है इसमें नहीं। ये तीन चीज है। बर्तन में कहा गया था ना कि सबसे पहले चूर्णित अयस्क लेते हैं, फिर जल मिला करके चीड़ का तेल डालते हैं। चीड़ का तेल जो है ऐसा विलायक है, ऐसा द्रव है जिसमें अयस्क के कण घुलता है और जल में अशुद्धि के कण। इतना इसमें डालने के बाद ये विशेष पाइप है। कैसा पाइप है इसको समझिएगा। बांसुरी बजाने वाला होता है ना, बांसुरी बजाने वाला, तो उसमें देखो ऊपर ऐसे छिद्र होता है। तो आप ये समझिए कि बांसुरी को दोनों तरफ से पैक करके, ऊपर छिद्र ऐसे होता है ना, ऐसे ढेर सारा, तो दोनों तरफ से पैक किया हुआ है। जो छिद्र है उसको ऐसे नीचे की ओर कर दिया गया है और फिर एक नया छिद्र यहाँ करके और इधर पाइप से इसको इसमें हवा दिया जा रहा है। तो क्या होगा? हवा आएगा तो सभी छिद्र से ना ऐसे 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 हवा एक साथ विलयन में जाएगा। मतलब हवा का झोंका तेजी से एक साथ संपूर्ण विलयन में जाए, इसलिए ऐसे पाइप का उपयोग किया गया है। तो तेज हवा का जब झोंका देते हैं इस स्थिति में चूर्णित अयस्क जल चीड़ का तेल में, तो झाग उत्पन्न होता है, फेन उत्पन्न होता है। तो जो फेन उत्पन्न हुआ, ये ऊपर ऐसे फेन उत्पन्न है, ये फेन है ये। तो जब ये फेन बनता है तो इस फेन में क्या क्या है? इस फेन में अयस्क के कण है। अयस्क के कण है इसमें। क्यों? क्योंकि अभी कहा गया कि जो अयस्क के कण है वो केवल चीड़ के तेल में घुले हुए हैं, इसलिए जो यहाँ पर कण है अयस्क, मतलब जो फेन उत्पन्न हुआ, इस फेन में फेन के साथ साथ अयस्क के कण है। इसको हटा कर कैसे सुखा लिया जाता है। सूखने से क्या होता है? तो शुद्ध प्राप्त हो जाता है अयस्क, और जो अशुद्धि है वो नीचे पेंदी में बैठ जाता है। जल में घुलनशील था इसलिए। चलिए इसको फिगर बनाइए। चलिए इसको आपको लिख लेना है और आगे हेडिंग देना है पांचवा सांद्रण का विधि क्या था? निछालन। क्या था? निछालन। देखिए निछालन के बारे में आपको दो तीन बात केवल समझना है। निछालन इस सब से अलग है। निछालन एक रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ये सांद्रण होता है। अकेला सिर्फ ऐसा है जो रासायनिक है। ऐसा प्रश्न भी हो सकता है, आपको समझ के रखना है कि निछालन बाकी से अलग कैसे है। पहला ये कि ये रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया होती है इस प्रक्रिया के दौरान। समझ के रखना है सबके जैसा कि निछालन किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो वैसे अयस्क के लिए जिसमें अयस्क किसी निश्चित विलायक में ही घुलते हों। सभी विलायक में
नहीं घुलते हो, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया होना है। तो जो निश्चित विलायक में अयस्क घुलता हो वैसे अयस्कों के लिए निछालन विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला ये बताओ किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, कैसे करते हैं, ये थोड़ा हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। रिएक्शन एक दो पढ़ना था, लेकिन जो एग्जाम में आता है उसमें वहां से रिलेटेड बात आपको बता देते हैं कि एक प्रश्न आता है कि निछालन किसके लिए प्रयुक्त होता है। 3 धातु के लिए याद रखना है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बॉक्साइड के लिए, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, यही 3 के लिए। चलिए लिखिए, निछालन डस देख लिए। यह विधि वैसे अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होती है जिसमें अयस्क के कण किसी निश्चित विलायक में ही अयस्क के कण किसी निश्चित विलायक में ही घुलते हों। पैराग्राफ चेंज। निछालन एक रासायनिक प्रक्रिया है इस विधि द्वारा एल्युमिनियम, सोना, चांदी इत्यादि धातुओं के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। चलिए निछालन में इतना ही। हम लोग अयस्क का सांद्रण जो पहला चरण है वो 5 विधि पढ़े हैं कि पहला चरण को कितने तरीके से पूरा किया जा सकता है, कौन विधि किसके लिए उपयुक्त होगा, इतना तक क्लियर हुआ है हम लोग को। ठीक है, दूसरा चरण हेडिंग देना है, चरण 2 लिख करके, क्या, सांद्रित अयस्क को का ऑक्साइड में परिवर्तन, यही ना था। हेडिंग दीजिए, हेडिंग देखे और लिखिए, बोलते हैं डस देखे। जब अयस्क को सांद्रित कर लिया जाता है अर्थात अयस्क शुद्ध हो जाता है तो उसे धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, अर्थात धातु तथा ऑक्सीजन के अलावे शेष परमाणुओं का निष्कासन करते हैं। इसके लिए निम्नलिखित विधियां प्रयुक्त होती हैं। इसके लिए निम्नलिखित विधियां प्रयुक्त होती हैं। है के बाद डैश देके और नीचे पहला लिखेंगे। पहला विधि क्या था? निस्तापन। नहीं, चलिए पहला विधि लिखना है निस्तापन, कैल्सिनेशन लिख करके डैश देंगे। देखिए निस्तापन क्या समझिएगा। निस्तापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ को उसके गलनांक से निम्न ताप पर, इतना ताप तक नहीं कि वो गलने लगे, पिघलने लगे, उससे कम ताप पर ही वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। दो बात समझना है, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना है। कब तक गर्म करना है? गलनांक से नीचे, माने इतना ताप तक नहीं गर्म करना को पिघलने लगे। तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। निस्तापन जो है ये क्या प्रक्रिया सो समझ गए, किसके लिए प्रयुक्त करेंगे? तो निस्तापन वैसे अयस्कों के लिए प्रयुक्त करते हैं जिसमें अयस्क जो है, कौन कौन अयस्क है याद रखना है। कार्बोनेट अयस्क CO3, FeCO3, ZnCO3, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रेट H2O, N2H2O करके नहीं रहता है, उसके लिए। चलिए डैश देके लिखे निस्तापन में वह प्रक्रिया जिसमें किसी अयस्क को उसके गलनांक से निम्न ताप पर वायु के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, कौमा, निस्तापन कहलाता है। निस्तापन कहलाता है। इस प्रक्रिया में लगातार लिखना है, इस प्रक्रिया में अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। पैराग्राफ चेंज।
इस विधि द्वारा कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रेट अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, किसके किसके बारे में? कार्बोनेट ZnCO3 है, नहीं ZnCO3। निस्तापन प्रक्रिया लगाएं, गर्म करना है, निस्तापन प्रक्रिया लगाना है, निस्तापन, तो क्या होगा? ZnO धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो गया और CO2 बाहर निकल जाता है। इस विधि द्वारा, निस्तापन द्वारा 3 प्रकार के अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। पहला ये हो गया, दूसरा है हाइड्रोक्साइड LOH3, हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, वही निस्तापन लगाएंगे, क्या हो जाएगा? Al2O3 ऑक्साइड परिवर्तित हो गया और H2O। इसके बाद तीसरा है Fe2O3 इंटू H2O, 3H2O, ये इसको हाइड्रेट बोलते हैं। N2H2O रहता है ना, माने इंटू माने गुना, गुना में जो H2O रहता है 1H2O, 2H2O, 3H2O, 10H2O, इसको हाइड्रेट बोलते हैं। ये कैसा अयस्क है? हाइड्रेट है, हाइड्रेट हाइड्रेट हाइड्रेट। तो इसको भी जब निस्तापन प्रक्रिया लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? Fe2O3 बच जाएगा और जो 3H2O वो बाहर निकल जाएगा, सब ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया ना। मतलब ये सब जो अयस्क है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो भी था, सॉरी, धातु और ऑक्सीजन के अलावा जो भी था वो बाहर निकल गया। देखिए, इसमें कार्बन अतिरिक्त था, बाहर निकल गया, यहाँ ZnO बचा। यहाँ था हाइड्रोजन, बाहर निकल गया, एल्युमिनियम ऑक्सीजन है। यहाँ भी हाइड्रोजन था, केवल आयरन और ऑक्सीजन है, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो गए सभी। चलिए, पहला ये विधि था निस्तापन। दूसरा लिखना है आपको जारन या भर्जन, रोस्टिंग, जारन या भर्जन, रोस्टिंग। चलिए लिखिएगा, बोले। इसी के जैसा है, बस एक अंतर है निस्तापन भर्जन के। निस्तापन वायु के अनुपस्थिति में हो रहा था और जो जारन या भर्जन है वो वायु के उपस्थिति में, अधिकता में होता है। डैश देके लिखिए, वह प्रक्रिया जिसमें किसी अयस्क को वायु के उपस्थिति में गलनांक से निम्न ताप पर तीव्रता से गर्म किया जाता है, कौमा, जारन या भर्जन कहलाता है, जारन या भर्जन कहलाता है। जारन या भर्जन कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। देखिए, इससे पहले रिएक्शन लिखे थे तो पदार्थ के साथ ऑक्सीजन, वायु की अनुपस्थिति मतलब ऑक्सीजन नहीं, और वायु की उपस्थिति मतलब वायु की उपस्थिति का मतलब है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति, और वायु की उपस्थिति को हम लोग +O2 से दिखाते हैं। तो +O2 दिखाना है तो सल्फाइड है जिंक का, नहीं, जिंक सल्फाइड है, सल्फाइड अयस्क है,
वायु की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे, रोस्टिंग में, जारन भर्जन में। तो जब गर्म करेंगे, कौन प्रक्रिया लगा रहे हैं, जारन या भर्जन। तो जैसे ही ये प्रक्रिया लगाएंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, ZnO ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया और प्लस SO2 गैस बाहर निकल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरह से कोई और भी सल्फाइड अयस्क PbS, गैलेना, जिसके बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे, गैलेना है ये, नाम याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। अभिक्रिया कराएंगे तो वही PbO प्लस SO2 ये प्राप्त हो जाएगा। गैस है, एरो से ऐसे दिखा देंगे। हम लोग सांद्रित अयस्क को जब ऑक्साइड में परिवर्तित पढ़ रहे थे, दूसरा चरण पूरा करने का, तो दो विधि था, एक निस्तापन था, दूसरा भर्जन था, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। दो चरण अभी तक कंप्लीट हुआ है पूरे धातु कर्म का, मेटलर्जी का। मतलब ये कि पहला चरण पूरा करने का 5 तरीका था। कौन सा विधि किसके लिए प्रयुक्त करेंगे, किस सांद्रण किस अयस्क के लिए प्रयुक्त करेंगे, वो पढ़ें। इसके बाद जब सांद्रित अयस्क हो गया, अयस्क शुद्ध हो गया, तो वहां से हम लोग को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना था, और उसके लिए हम लोग को कौन सा विधि प्रयुक्त करना है वो पढ़े। दो विधि द्वारा, निस्तापन और भर्जन या जारन। कि निस्तापन द्वारा किसको करेंगे, कार्बोनेट को, हाइड्रेट को और हाइड्रोक्साइड को, तथा जारन या भर्जन द्वारा सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। 2 चरण कंप्लीट हुआ है। तीसरा चरण आपको हेडिंग देना है चरण 3 लिख करके, धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण, जिसको अवकरण कह रहे थे। अवकरण क्यों कहते हैं वो भी समझ लेना है। अवकरण इसलिए कहा जा रहा था कि धातु के साथ साथ यहाँ ऑक्सीजन है, तो हम लोग को यहाँ से धातु प्राप्त करना है, मतलब को ऑक्सीजन को हटा देना है, ऑक्सीजन को निकालना है। और ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का निष्कासन अवकरण कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। इसीलिए इसको ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिखे थे, अवकरण लिखे थे, रिडक्शन लिखे थे। तो जो तीसरा चरण है कि धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण, वो क्या है, वो एक प्रक्रिया है, अवकरण है, इसीलिए ब्रैकेट के अंदर अवकरण लिखे थे। तीसरा चरण हेडिंग देना है आपको। इससे पहले आपको एक बात समझना है कि इनऑर्गेनिक शुरू करने से पहले एक आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ था, हम भी भूल गए थे, कल वीडियो देख रहे तो अचानक याद आया। तो आपको वो वन टॉप वाला अल्फा जो निकालना था, और संगुणन या विघटन जो क्या उसको बोलते थे, विघटन की मात्रा, वो निकालना था, और आई निकालना था। उस न्यूमेरिकल को हम आपको बनाए नहीं थे, उसका डाटा आपको दिया हुआ था, शायद आपसे बनाया नहीं बना, कमेंट में भी नहीं लिखे आप, तो हम उसको बनाते हैं। चलिए उसको देखना पड़ेगा, वीडियो कहाँ था याद नहीं है हमें न्यूमेरिकल अभी, तो डाटा देख करके नेक्स्ट वीडियो में हम उसका शुरुआत में ही कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। बाकी अगले क्लास में आपको एक आज होमवर्क है, भर्जन निस्तापन में अंतर पूछता है, 12th में कई बार बार बोर्ड में पूछा है, तो आपको क्वेश्चन करके लिख लेना है, कॉपी पर, नोट कॉपी पर लिखना है इसको। भर्जन तथा निस्तापन में अंतर स्पष्ट करें, भर्जन तथा निस्तापन में अंतर स्पष्ट करें। क्या क्या अंतर है, पहला है परिभाषा लिख देंगे, वायु की उपस्थिति अनुपस्थिति, फिर ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, भर्जन निस्तापन किसके लिए प्रयुक्त होता है, ये बाकी अगले क्लास में। धन्यवाद।